गुड आफ्टरनून दोस्तों। सीटेट 2020 के लिए मैथ्स की पेडागोजी और कुछ मैथ्स के क्वेश्चन मैं आपको करवाने वाला हूं और ये क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन से लिए गए हैं। तो दोस्तों बिल्कुल आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, सारे क्वेश्चन देखिएगा। और जो मैथ्स को लेकर के एक कहीं ना कहीं आपके मन में एक डर का होता है, डर का माहौल होता है कि मैथ्स के क्वेश्चन हमसे होते ही नहीं है। और कई बार क्या होता है दोस्तों, इसी मैथ्स की वजह से आपका सीटेट 1 या 2 नंबरों से रह जाता है। तो दोस्तों इस बार ऐसा नहीं होगा, इस बार मैथ्स को लेकर के आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। बस आप ये वीडियो पूरा देख लीजिए, इसके बाद आगे भी आपको प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन सेट मिलेंगे आपको, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन को लेकर के। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से क्या गणितीय तरकड़ा का सूचक है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडिकेटर ऑफ मैथमेटिकल रीजनिंग। अब दोस्तों इसको आप समझने का प्रयास करिए। गणितीय तरकड़ा, गणितीय तरकड़ा का मतलब हो गया जो तर्क के आधार पे जो चीज़ें व्यवहारिक ढंग से प्रैक्टिकली जो चीज़ें बच्चों को सिखानी है, सीखनी है, ठीक है। तो निम्नलिखित में से क्या गणितीय तरकड़ा का सूचक है, आपको ये बताना है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए। पहला है विभिन्न परिस्थितियों में सही सूत्रों को स्मरण करने की क्षमता। ये बिल्कुल हो ही नहीं सकता, क्योंकि दोस्तों एनसीएफ 2005 में कहीं भी रटने की या फिर याद करने की क्षमता से कहीं भी कोई उल्लेख नहीं है बच्चों को सीखने से। दूसरा है गणितीय संकल्पनाओं की परिभाषा देने की क्षमता। तो परिभाषा भी प्राथमिक स्तर पर बच्चों के लिए उपयुक्त नहीं होती है। तीसरा आपका है गणितीय प्रक्रिया को तर्क संगतता देने की क्षमता, यानी कहीं न कहीं उस चीज को व्यवहारिक में बच्चे उसको किस तरह से आत्मसात चीजों को करते हैं, ठीक है। चौथा आपका है परिकलन में निपुणता की क्षमता। परिकलन मतलब हो गया आपका कि जोड़, घटाना, गुणा, भाग, जो चारों संक्रियाएं होती हैं गणित की मूलभूत संक्रियाएं, तो इसमें भी निपुणता की क्षमता से कहीं कोई ज्यादा संबंध नहीं, बल्कि उससे ज्यादा आपका ये होना चाहिए कि बच्चे जो भी चीजें सीखते हैं उसको व्यावहारिक रूप कैसे दिया जाए, ठीक है। क्योंकि आपने देखा होगा एस्पाल समिति भी शिक्षा बिना बोझ के, यानी बच्चों को किस तरह से वो चीजें तर्क के आधार पर समझाई जाए। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, तीसरा वाला। दोस्तों जो पेडागोजी आपका है, शिक्षण शास्त्र आपका, ये बिल्कुल 75 क्वेश्चंस और सभी में आता है, हिंदी हो चाहे मैथ हो चाहे आपका इंग्लिश हो संस्कृत हो, ठीक है। बाकी आपका पर्यावरण है ही, बाल विकास शिक्षा अधिगम, तो ये चीज आपको बिल्कुल अच्छे से समझ लेना चाहिए कि चीजों को। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा एबिलिटी टू प्रोवाइड अ जस्टिफिकेशन फॉर मैथमेटिकल प्रोसीजर। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्राथमिक स्तर पर ज्यामिति के अध्यापन के लिए वांछनीय प्रक्रिया पहचानिए, ठीक है। आइडेंटिफाई अ डिजायरेबल प्रैक्टिस फॉर टीचिंग ज्योमेट्री एट प्राइमरी लेवल, यानी प्राथमिक स्तर पे प्राथमिक कक्षाओं में ज्यामिति के अध्यापन के लिए कौन सी प्रक्रिया ठीक रहेगी, आपको ये बताना है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए। पहला है आपका प्राथमिक स्तर पर व्यापक ज्यामितीय शब्द संग्रह का विकास करना उद्देश्य नहीं होना चाहिए, ठीक है। दूसरा आपका है प्राथमिक स्तर पर ज्यामिति को सरल मूलभूत आकृतियों की पहचान तक सीमित रखना चाहिए। तीसरा आपका ऑप्शन है अध्यापक को प्रारंभ में सरल आकृतियों की स्पष्ट परिभाषा देनी चाहिए और उदाहरण दिखाने चाहिए। बच्चों को प्रचुर अवसर दिए जाने चाहिए कि वे दिक् स्थान के अंतर्दर्शी समझ को विकसित कर सकें। देखिए दोस्तों जो चारों आपके ऑप्शन है, किसी न किसी संदर्भ में चारों ही आपके ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है। किसी न किसी संदर्भ में ये नहीं कहा जा सकता कि आपका कोई भी ऑप्शन गलत है, लेकिन आपको जो पूछा गया है इस प्रश्न के लिए बिल्कुल अप्रोप्रिएट आंसर क्या होगा। प्राथमिक स्तर पर ज्यामिति की समझ विकसित करनी है, ठीक है। बच्चे को जो ज्यामिति संबंधी प्राथमिक मूलभूत चीजें हैं वो समझ कैसे विकसित करेंगे, तो उसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों को प्रचुर अवसर दिए जाने चाहिए कि वे दिक् स्थान, ठीक है, की अंतर्दर्शी समझ को विकसित कर सकें। चिल्ड्रन शुड बी गिवन एम्पल अपॉर्चुनिटीज टू डेवलप एन इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्पेस। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपका पेडागोजी का नहीं, ये क्वेश्चन आपका कैलकुलेशन का है। तो छोटा सा कैलकुलेशन है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से। सुपर बाजार में सब्जियों की मूल्य सूची निम्नलिखित है, ठीक है। टमाटर का, और ये मात्रा आपका दिया गया यहाँ पे, और नीचे आपका जो है मूल्य दिया गया है। तो यहाँ पे आपको निकालना है कि संजय ने ½ केजी टमाटर, ½ केजी आलू, ½ केजी गाजर, 250 ग्राम मिर्च और 6 नींबू खरीदे। उसने बिल क्लर्क काउंटर को 200 रुपये का नोट दिया, उसे कितने रुपए वापस मिलेंगे। अब देखिए यहाँ पे दोस्तों टमाटर जो आपका है ये है 1 केजी 40 रुपए का, ठीक है। और यहाँ पे टमाटर कितना है, ½ केजी हो गया, मतलब 20 रुपए हो गया। यहाँ पे प्लस कर दीजिए इसमें। आलू आपका है 1 केजी है, यहाँ पे आलू 2 केजी का मूल्य है कितना, 25 रुपए। तो 1 केजी का आपका हो जाएगा इसका आधा, यानी 12.5 हो जाएगा। इसके बाद फिर आपका गाजर है ½ केजी। यहाँ पर देखिए गाजर है 250 ग्राम, तो
1 किलोग्राम में होता है 1000 ग्राम, 500 ग्राम में हो गया आपका आधा केजी, और आपको 250 ग्राम का दिया है 20 रुपये, तो 500 ग्राम के लिए आपका हो जाएगा 40 रुपये, ठीक है, प्लस। फिर आगे देख लीजिए 250 ग्राम मिर्च है, मिर्च आपका यहाँ पे कितना है, 100 ग्राम का 10 रुपये है, तो 250 ग्राम का कितना हो जाएगा, सीधे सीधे 25 रुपये हो जाएगा, ठीक है। और 6 नींबू खरीदे हैं, तो यहाँ पे 4 नींबू का मूल्य है 10 रुपये, तो 2 नींबू का मूल्य कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 6 का निकालना है, 4 और 2 6, यानी 10 रुपये में 5 रुपये आप और ऐड कर दीजिए, यानी 15 हो गया। अब इन सबको ऐड करके इसको आप 200 में से माइनस कर लेंगे, बिल्कुल ही आसान सा प्रश्न है, ठीक है। और इसको फिर आप 200 में से माइनस कर लेंगे, जितना भी आपको ऐड करने पे आएगा उसको आप 200 में से माइनस कर लेंगे, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 87.50, ठीक है। यानी उसको ऐड करने पे आपका जो है 112.50 आ रहा था, ठीक है। और उसको आप 200 में से माइनस करेंगे, यहाँ पे 0.00 कर दीजिए, ठीक है। यहाँ से आप एक ले लेंगे कैरी लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 100 में से गया 50, तो 50 बचेगा, और यहाँ पे बचेगा 199 200 की जगह, और 199 में से आप 112 माइनस करेंगे तो आपका हो जाएगा 87, ठीक है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक रेलवे स्टेशन पर कार पार्किंग की पार्किंग दर आपको बताई गई है, 2 घंटे तक तो 50 रुपये, 2 घंटे से ऊपर और 5 घंटे तक रहेगा तो 75 रुपये, 5 घंटे के पश्चात 8 घंटे तक प्रति अतिरिक्त रुपया 10 घंटा, यानी 5 घंटे तक तो आपका है ही 75 रुपये। उसके बाद जितने भी घंटे अतिरिक्त होते हैं, जैसे 6 घंटा हुआ तो उसमें 10 रुपये आप और ऐड कर देंगे, 7 घंटे हुआ तो उसमें 10 रुपये और ऐड कर देंगे, ठीक है, 95 हो जाएगा। 8 घंटे होगा तो 75 में 30 रुपये आप और ऐड कर देंगे, यानी पर घंटे 10 रुपये ऐड करते जाना है। फिर डी में दिया है आपको 8 घंटे से ऊपर और 12 घंटे तक 150 रुपये का चार्ज लगेगा, और 12 घंटे से ऊपर और 24 घंटे तक जो है 250 रुपये के चार्ज लगने हैं। अब आपको प्रश्न देखना है, प्रश्न क्या पूछ रहा है कि राजीव अपनी कार को 7 AM पर पार्क किया, ठीक है, 7 बजे उसने पार्क किया अपनी कार को, और उसे उसी दिन ही लेने वह 4:30 PM पर आया, ठीक है। AM मतलब हो गया आपका रात को 12 से लेकर सुबह 12 बजे तक, दोपहर को 12 बजे तक, यानी रात की 12 बजे से लेकर के दिन के 12 बजे तक, ये आपका AM में काउंट होगा, और दिन के 12 बजे से लेकर के रात के 12 बजे तक PM काउंट होगा। तो सुबह 7 AM से यानी 7 से लेकर के 12, ये 5 घंटा हो गया आपका सुबह वाला, ठीक है। फिर उस 12 बजे के बाद जब PM स्टार्ट होगा तो 4:30 बजे वो लेने के लिए वापस आता है अपनी कार, ठीक है। तो इस 5 घंटे में आप 4:30 आप और ऐड कर दीजिए, तो कितना हो गया आपका 9.5 घंटे हो गया, ठीक। कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। कभी कभी आपको यही समय जो है रेलवे के घंटे के हिसाब से 24 घंटे के हिसाब से भी पूछ सकता है। तो टोटल आपके पास समय आ गया 9.5 घंटे, यानी 9.5 घंटे तक उसने पार किया था। अब आप डी वाला देखिए, इसमें 8 घंटे से ऊपर और 12 घंटे से कम तक अगर समय तक पार किया होगा तो उसे 150 रुपये चार्ज देने होंगे। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा C, 150 रुपये। दोस्तों, आपको किसी भी प्रश्न में किसी भी प्रकार की दिक्कत हो तो आपको बिल्कुल उस चीज़ के लिए अगले वीडियो में जो भी चीज़ें होंगी, जो भी आपकी समस्याएं होंगी, उन्हें बताया जाएगा। तो आप लोग बिल्कुल भी किसी भी चीज़ को लेकर के परेशान मत होइएगा कि ये चीज़ मुझे समझ में आई नहीं, क्या करें, ठीक है। तो आप जरूर कमेंट करिएगा, आपको बताया जाएगा अगले वीडियो में। अगला प्रश्न देख लीजिए, मैं 1-2 अंकों की संख्या हूँ, ठीक है, दहाई के स्थान पर अंक और इकाई के स्थान पर अंक क्रमिक अभाज्य संख्याएं हैं, यानी प्राइम नंबर अभाज्य संख्या दोस्तों क्या होता है, तो ऐसी संख्या जो या तो स्वयं से कटती हो या फिर 1 से कटती हो। 1 से सभी संख्याएं कट जाती हैं और स्वयं से सभी संख्याएं कट जाती हैं। इसके अलावा किसी भी अन्य संख्या से उस संख्या को डिवाइड नहीं होना चाहिए। तो ऐसे संख्या को, ऐसे नंबर को बोलते हैं प्राइम संख्या या फिर अभाज्य संख्या। दूसरा आपका कंडीशन दिया है अंकों का योग जो है 3 और 4 का गुणज होना चाहिए। 3 और 4 का गुणज मतलब हो गया कि 3 से भी उसे डिवाइड होना चाहिए अंकों के योग को, और 4 से भी डिवाइड होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे और लिखा है, कभी कभी या भी लिखा रहता है या और, तो उसमें 3 या 4 तो अलग कंडीशन बन जाता है, ठीक है। अब आप क्या करिए, चारों ऑप्शन को आप चेक कर लीजिए फटाफट। अंकों का योग मतलब 13 है तो 3 1 करेंगे 4 हो जाएगा, ये तो 4 से कट जाएगा लेकिन 3 से नहीं कटेगा, पहला ऑप्शन आपका गलत हो गया। दूसरा ले लीजिए, 7 5 12 होता है, 12 3 से भी डिवाइड होगा और 4 से भी डिवाइड होगा, ठीक है। एक चीज़ आपको और भी ध्यान रखना, दोनों ही अंक जो है अभाज्य संख्या भी होने चाहिए। 5 और 7 आपका अभाज्य संख्या है, ठीक है, और इनके अंकों का योग 3 और 4 से डिवाइड हो रहा है। सी देख लीजिए, 2 और 3 को ऐड करेंगे 5 होगा, ये 3 और 4 से डिवाइड नहीं होगा। ऐसे ही 5 और 3 को ऐड करेंगे तो ये भी आपका 3 और 4 से डिवाइड नहीं होगा, यानी दोनों ही कंडीशन आपको फुलफिल करना चाहिए। तो इस वजह से यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड वाला। अगला क्वेश्चन और देख लीजिए आप, एक 5 अंकों की संख्या में दहाई के स्थान का अंक 8 है, इकाई के स्थान का अंक दहाई के स्थान के अंक का 1/4 है,
1/4 है। 1000 के स्थान का अंक 0 है, 100वें स्थान का अंक इकाई है, 100वें स्थान का अंक इकाई के स्थान का 2 गुना और 10,000वें स्थान का अंक इकाई के अंक का स्थान का 3 गुना है। संख्या आपको बताना है संख्या क्या होगी। अब आप चीज़ों को बिल्कुल एक एक करके ध्यान से समझते चलिए। 5 अंकों की संख्या है तो अंक सभी विकल्प में 5 अंक हैं। दहाई के स्थान का अंक 8, ठीक है। तो आप देख लीजिए सभी के दहाई के स्थान का अंक नहीं, 3 और 4 में नहीं है, ठीक है। यानी आप राइट हैंड साइड से आप चलेंगे तो ये आपका इकाई का स्थान, दहाई का, सैकड़ा का, हजारवा का, 10,000वां का, ठीक है, 1s प्लेस, 10s प्लेस, 100s प्लेस, ठीक है, 1000 प्लेस, 10,000 प्लेस, इस तरह से हम ये देखते हैं राइट हैंड साइड से। तो यानी आपका पहले ये 2 ऑप्शन पहले ही गलत हो गया, क्योंकि इसमें दहाई का जो अंक है 2 दिया गया है, जबकि दहाई का अंक क्या है 8 होना चाहिए। अब जो है इकाई के स्थान का अंक दहाई के स्थान के अंक का 1/4 होना चाहिए, 1/4 होना चाहिए। इसका मतलब हो गया अगर दहाई के स्थान पर अंक 8 है तो उसका 1/4 करेंगे तो हो जाएगा 1/4 करना है, 4 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 2, ठीक है। अब इन दोनों ही ऑप्शन में इकाई का अंक 2 है। अब आगे आ जाइए आप, 1000 के स्थान का अंक 0 है, ठीक है। आपको इसकी बात कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है। सारी चीजें देखिए क्या होता है, कभी कभी आप प्रश्न को बड़ा देख करके प्रश्न पूरा पढ़ते नहीं है, घबरा जाते हैं, प्रश्न छोड़ देते हैं। अब आपको इसमें आगे कुछ करना ही नहीं है। जब 1000 का स्थान का अंक 0 है ना, तो यहाँ पर देखिए 1000 का स्थान का अंक 0 है, जबकि इसमें 4 दिया गया है। तो ये वाला भी आपका ऑप्शन गलत हो गया है, पहला वाला आपका ऑप्शन सही हो गया है, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है, बस आपको चीज़ों को समझने का प्रयास करना है। और यही मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट आपका होता है जिसमें आप पूरा भी स्कोर ला सकते हैं, 30 में से 30 भी ला सकते हैं। अगला देख लीजिए, सभी सब्जेक्ट में आप ला सकते हैं, ठीक है। अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की है, सभी चीज़ों को समझा है ढंग से, और अगर आप प्रश्न सही कर ले जाते हैं तो आपको सभी सेक्शन में आप 30 में से 25, 26, 27 नंबर ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देख लीजिए, आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर निम्नलिखित में से कौन सी संख्या तृतीय स्थान पर होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एट थर्ड प्लेस व्हेन द नंबर्स आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। असेंडिंग मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम में, आरोही क्रम मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम में। तो आपको सबसे पहले छोटी संख्या का चुनाव करना है। अगर आप इन चारों संख्याओं में ध्यान से देखें, सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 0.77, सॉरी ये वाला साइन लगेगा बढ़ते हुए क्रम में। इसके बाद कौन सी संख्या आएगी, आप ध्यान से देखिए, बाकी की संख्याओं में सभी में 7 है डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड पे, ठीक है। अब आप राइट हैंड साइड पे आ जाइए। आप यहाँ पे डेसिमल के पहले अंक पे 0 है, यहाँ पे 7 है, और यहाँ पर भी 7 है, लेकिन यहाँ पर 0 है। मैं आपको थोड़ा सा बड़ा करके दिखाने का प्रयास करता हूँ, एक बार इसको आप समझ लीजिए बस, ठीक है। ये हो गया आपका सबसे छोटी संख्या। अब आप इन चारों में कंपेयर करेंगे, इन चारों में आप सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी जिसे हम इसके बाद रख सकते हैं, ठीक है, बढ़ते हुए क्रम में। यहाँ पर देख लीजिए 0.0 है, यहाँ पे 0.7 है, 0.7 है, 0.0 है। तो ये दोनों संख्याएं जो है इन दोनों संख्या से बड़ी होंगी। यानी अब आपको इन दोनों संख्याओं में कंपेयर करना है कौन सी संख्या छोटी होगी। तो यहाँ पर देखिए तीसरे स्थान पे आप आ जाइए, डेसिमल के दूसरे स्थान पे और इस पूरे अंक के तीसरे स्थान पे राइट हैंड साइड में, ठीक है। तो यहाँ पे 0.07 आ गया दूसरे स्थान पे डेसिमल के राइट हैंड साइड में, जबकि यहाँ पर 0 है। तो कहीं ना कहीं ये 0 का मान छोटा है 7 से, ये संख्या आपकी बड़ी हो जाएगी। यानी 7.07 को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 0 आप और बढ़ा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आप इसे कंपेयर कर लीजिए, अगर डेसिमल के बाद 3 स्थान तक इसमें अगर अंक हैं तो आप इसे भी बना लीजिए 3 स्थान तक, फिर कंपेयर कर लीजिए। यानी इसके बाद आपका हो जाएगा 7.007, ठीक है। इसके बाद फिर आपका आ जाएगा 7.07, क्योंकि ये दोनों संख्याएं बड़ी हैं 7.07 से, हमें केवल तीसरे स्थान तक ही मतलब है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 7.07, ठीक है। तो आई होप दोस्तों आपको ये प्रश्न बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। प्रश्न आपको बिल्कुल सिंपल से ऐसे ही पूछे जाते हैं, थोड़ा सा प्रश्नों को घुमा करके पूछा जा सकता है, तो आप बिल्कुल भी धैर्य रखेंगे, घबराएंगे नहीं, ठीक है। और जो मैथ का दोस्तों एक हुआ है आपके मन में एक डर है ना, वो हटना चाहिए बस पूरी तरह से, क्योंकि सीटेट फिर इसके बाद सुपर टेट आप देंगे, उसमें भी आपका मैथ होगा, रीजनिंग होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, एक वर्ग की भुजा 4 सेंटीमीटर है, इसे काट करके 4 बराबर वर्गों में विभाजित किया गया है, प्रत्येक छोटे वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। अब इसमें आप लोग गलती क्या करेंगे मैं आपको पहले वो बताने वाला हूँ, फिर बाद में सही कैसे करना है मैं आपको वो बताऊंगा। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए वर्ग क्या होता है जिसकी चारों भुजाएं समान होती हैं। भुजा इसकी है 4 सेंटीमीटर, सभी भुजाएं 4 सेंटीमीटर हो गया, सभी इसके जो आर्म्स हैं साइड्स 4 सेंटीमीटर हो गए। आपको क्या पूछा है, इसको 4 भागों में बांटा गया है और एक भाग का क्षेत्रफल पूछा है। तो आप ऐसा नहीं करेंगे कि इस छोटे वाले भाग का क्षेत्रफल
आप ऐसे देख लेंगे कि ये 2 हो गया, ये 2 हो गया, ठीक है, और ये 2 हो गया। और फिर क्या करेंगे आप, इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। आपका आंसर हो जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल निकालना हो तो साइड गुणे साइड, साइड मल्टीप्लाइड बाई साइड करते हैं, या फिर अगर आयत हो, रेक्टेंगल हो तो लंबाई गुणे चौड़ाई करते हैं। जहाँ पर क्षेत्रफल की बात होती है वहाँ पर 2 भुजाओं में मल्टीप्लाई करना पड़ता है, और जहाँ पर आयतन निकालना होता है वहाँ पर 3 भुजाओं में, यानी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हो या तीनों भुजाएं समान हो, जैसे क्यूब हो गया आपका, तो उनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, वहाँ पे आपका आयतन निकलता है। ठीक है, तो ये 2 × 2 करेंगे, आपका हो जाएगा 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब दोस्तों यही आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, यही आपका राइट आंसर हो गया। इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, ये 4 सेंटीमीटर सभी की भुजाएं हैं ना, इसका क्षेत्रफल निकाल लीजिए बड़े वाले का, ये हो जाएगा 4 × 4, आपका हो गया 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको हमने 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो इसका क्षेत्रफल भी 4 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। इसमें आप 4 से डिवाइड कर दीजिए, 4 चौके 16 होता है। ठीक है, तो सीधे सीधे आपका आंसर कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। बिल्कुल आसान सा प्रश्न है। आइए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। 3 ब्रांड है ए, बी तथा सी के पेन क्रमशः 10, 12 और 24 के पैकेटों में उपलब्ध है। ठीक है, यदि एक दुकानदार को तीनों प्रकार के पेन समान संख्या में खरीदने हैं तो उसके द्वारा खरीदे जाने वाले पैकेटों की न्यूनतम संख्या क्या होगी। अब दोस्तों पहले प्रश्न को समझ लीजिए। अगर आपने प्रश्न समझ लिया, इसके बाद आप प्रश्न खुद से कर ले जाएंगे। अब ध्यान से समझिएगा, आपके पास 3 पैकेट्स हैं पेन के, ए, बी और सी। ठीक है, ए वाला जो पेन है, इसमें ए वाला जो पैकेट है इसमें 10 पेन आते हैं, बी वाले पैकेट में 12 पेन आते हैं और सी वाले पैकेट में 24 पेन आते हैं। ठीक है, अब आपसे पूछा जा रहा है कि कितने हम पैकेट्स लें, ए और बी और सी के अलग अलग। ठीक है, कितने हम पैकेट्स लें ताकि तीनों जो ब्रांड के पेन है वो बराबर संख्या में हमें मिल जाए। अगर आप सपोज कर लीजिए आपने ए के 2 पैकेट्स लिए तो इसमें टोटल 20 पेन हो जाएगा, जबकि बी के 2 पैकेट्स लेंगे तो आपके पास 24 पेन हो जाएगा, और सी के 2 पैकेट्स लेंगे तो आपके पास 48 हो जाएगा। ठीक है, दोगुना कर देंगे आप 24 का, क्योंकि एक पैकेट में 24 पेन है। फिर ये कैसे करेंगे इसको आप दोस्तों, इसके लिए क्या करना है आपको है, अगर आपने एलसीएम बिल्कुल अच्छे से सीखा होगा, ठीक है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी ऐसी संख्याएं जो, ऐसी छोटी से छोटी संख्या जो इन तीनों संख्याओं से, जैसे 10, 12 और 24 का हमें निकालना है एलसीएम, तो ऐसी संख्या जो 10 और 12 और 24 से तीनों से कट जाए और वो संख्या सबसे छोटी से छोटी होनी चाहिए, यानी उससे बड़ी संख्याएं और भी अवेलेबल हो सकती हैं जो 10, 12 और 24 से डिवाइड होंगी, लेकिन हमें छोटी से छोटी संख्या को लेना है, उसी को बोला जाता है एलसीएम। ठीक है, अब जब आपको एलसीएम मिल गया, यानी आपने तीनों को एक स्तर पर ला करके खड़ा कर दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे आप, उस जो भी एलसीएम आएगा उसमें आप 10 और 12 और 24 से डिवाइड कर दीजिएगा। जितने पेन की संख्या है आपको नंबर ऑफ पैकेट से मिल जाएंगे। जैसे मैं आपको करके दिखाता हूँ। पहले 10, 12 और 24 का आप एलसीएम निकाल लीजिए। 10 हो गया, 12 हो गया, 24 हो गया। ठीक है, गुणनखंड विधि से इसका आप एलसीएम निकाल लीजिए। 2 से पहले प्राइम नंबर से आप डिवाइड करना शुरू करते हैं। 2 × 5 = 10 हो गया, 2 × 6 = 12 हो गया, 2 × 12 में 24 हो गया। फिर 2 से ले लीजिए 5, 3 हो गया, और यहाँ पे 2 × 6 = 12 हो गया। ठीक है, एक बार 2 से और करेंगे, फिर 3 से करेंगे, फिर 5 से करेंगे, तो ये आपका हो जाएगा। आई होप आपको एलसीएम निकालना आता होगा। तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 × 24 हो गया, और 24 × 5 हो गया आपका 120। ठीक है, एलसीएम आपका आ गया 120। अब दोस्तों 120 का मतलब ये हो गया कि 120 एक ऐसी संख्या है जो इन तीनों ही जो ब्रांड के जो जितने पेन है अलग अलग उनकी ब्रांड के एक एक पैकेट्स में उनसे डिवाइड हो सकता है। मीन्स इन तीनों ब्रांड की हमें समान पेन लेने के लिए हमें कितने पैकेट्स की आवश्यकता पड़ेगी। तो आप क्या करेंगे, इसी 120 में आप एक एक पैकेट्स में जितने पेन की संख्या है उससे डिवाइड कर दीजिए, आपको नंबर ऑफ पैकेट्स मिल जाएंगे। 120 में आप 10 से डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 12। तो ये हो गया ए के 12 पैकेट्स की आपको जरूरत पड़नी है। बी से डिवाइड करना है, मतलब 12 से डिवाइड करेंगे आपका आएगा 10, मतलब बी की जो है 10 पैकेट की आवश्यकता पड़ेगी। सी के लिए 24 से डिवाइड करेंगे तो सी का हो जाएगा 5। ठीक है, यानी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, फर्स्ट वाला हो जाएगा। ए बराबर 12, बी बराबर 10 और सी बराबर 5। ठीक है, इतने आपको पैकेट्स अगर आप खरीदते हैं, ठीक है, और जो आपको कंडीशन दी गई कि इस पैकेट्स में इतने पेन होते हैं, तो इतने पैकेट्स खरीदने के बाद आपको सभी पेन बराबर संख्या में मिल जाएंगे। तो आई होप दोस्तों कि आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया हो गया। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है।
एक अंक वाली केवल 4 अभाज्य संख्याएं हैं। दूसरा ऑप्शन दिया गया है सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं होती हैं। तीसरा आपको दिया गया ऑप्शन अभाज्य संख्याएं अपरिमित रूप से अनेक हैं। चौथा ऑप्शन है अभाज्य संख्याओं के केवल 2 गुणनखंड होते हैं। आपको बताना है कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, देर आर ओनली 4 सिंगल डिजिट प्राइम नंबर्स, आर प्राइम नंबर्स और ऑड नंबर्स, देर आर इनफाइनाइटली मेनी प्राइम नंबर्स और प्राइम नंबर्स हैज ओनली 2 फैक्टर्स। देखिए ये आपका बिल्कुल सही है, फोर्थ वाला, कि जो अभाज्य संख्याएं होती हैं उनके केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं, 2 ही प्राइम फैक्टर्स होते हैं, या तो खुद होता है या फिर 1 से डिवाइड होता है। ये भी आपका सही है, देयर आर इनफाइनाइटली मेनी प्राइम नंबर्स। ठीक है, जितना भी आप जाएंगे इनफाइनाइट की तरफ आपको प्राइम नंबर मिलते जाएंगे। पहला वाला भी आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है कि देयर आर ओनली 4 सिंगल डिजिट 4 नंबर्स प्राइम नंबर्स, जिसमें आपका 2 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया और 3 हो गया, 1 छूट गया। ठीक है ना, एक को आप कभी भी प्राइम नंबर नहीं बोलेंगे। एक न तो आपका प्राइम नंबर है, भाज्य संख्या है, न तो अभाज्य संख्या है। ठीक है, दोनों ही चीजें हैं, तो इसको बिल्कुल आप अलग रखेंगे। एक को ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, पूछ देगा इसमें से कौन सी अभाज्य संख्या है, उसमें एक आपको ऑप्शन में दे देगा, या फिर पूछ देगा कौन सी अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड वाला कि ऑल प्राइम नंबर्स और ऑड नंबर्स, यानी सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्या होती है, जरूरी नहीं है। जैसे मैं आपको एक अभाज्य संख्या लिख करके दिखा रहा हूं, 2 प्राइम नंबर, ये संख्या आपकी सम संख्या होती है, या ऐसे आप कह सकते हैं केवल 2 ही एक ऐसी सम संख्या है जो अभाज्य संख्या होती है, से सभी सम संख्याएं भाज्य संख्या होती है। इसी 2 की वजह से आपका जो कथन 2 है, विकल्प आपका 2 है ऑप्शन, ये गलत हो जा रहा है कि सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं नहीं होती, बल्कि 2 को छोड़ करके जितनी भी अभाज्य संख्याएं होती हैं विषम संख्या होती है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। वह संख्या जो 1 से 10 दोनों सम्मिलित तक सभी संख्याओं से विभाज्य होगी। दोस्तों इस तरह के प्रश्न को करने के लिए आप बिल्कुल ऑप्शन को ले लीजिए और इसको आप डिवाइड करके देख लीजिए। कैसे डिवाइड करेंगे मैं आपको बता दे रहा हूँ आइडिया। 1 से डिवाइड करने की आपको जरूरत ही नहीं है, 1 को आप छोड़ दीजिए। ठीक है, 1 को आप छोड़ दीजिए, 2 से स्टार्ट करिए, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 6 7 8 9 और 10। अब देखिए 10 से वही संख्या डिवाइड होगी जिसके अंत में 0 होगा। ठीक है, तो इसके अंत में 0 नहीं है, इसको आप पहले हटा दीजिए। एक आपका ऑप्शन कम हो गया, अब 3 ऑप्शन बचते हैं। फिर आप आ जाइए 9 से। ठीक है, 9 से अगर आप डिवाइड करेंगे, देखिए आप 2 से करेंगे, 2 से सारी डिवाइड हो जाएंगी, तो आप ऐसी संख्या को चूज करिए जिससे डिवाइड जो नहीं होगा, तो इससे क्या होगा, आपका विकल्प कम होता जाएगा और आप जल्दी अपने आंसर तक पहुंच सकते हैं। 9 से डिवाइड करेंगे तो आपका ये भी डिवाइड नहीं होगा और ये भी डिवाइड नहीं होगा, इसका मतलब केवल पहला वाला डिवाइड होगा। ठीक है, यानी आपको 2 से लेकर के बाकी 8 तक की संख्याओं से डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो दोस्तों आपका अप्रोच कैसा होना चाहिए मैथ्स में, आपको ये चीज समझने वाली बात होती है। आप 2 से स्टार्ट करेंगे तो ये 2 से सभी डिवाइड हो रही है, तो आप ऐसा करिए, आप 9 से स्टार्ट कर लीजिए। ठीक है, सिंपल सी चीज है। तो आपका जो अप्रोच होता है ना, वही आपका मैथ्स के लिए स्कोरिंग पॉइंट होता है, स्कोरिंग फैक्टर होता है। और एक चीज बताता हूँ दोस्तों, मैथ्स में जो 2 तरह की विधि होती है, एक आपका होता है आगमन विधि, दूसरा आपका होता है निगमन विधि। ठीक है, एक होता है आपका सामान्य से विशिष्ट की ओर, दूसरा आपका होता है विशिष्ट से सामान्य की ओर। तो गणित जो होती है निगमन विधि पर आधारित होती है और आगमन विधि जो होती है ये ग्रामर या फिर व्याकरण से संबंधित होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, आयशा के पास केवल ₹5 और ₹10 के सिक्के हैं। यदि उसके पास सिक्कों की कुल संख्या 25 और ₹160 का धन है तो उसके पास ₹5 और ₹10 के सिक्कों की संख्या कितनी होगी। दोस्तों एग्जाम में आपके पास जो समय होता है मैथ्स का, यानी तो ऐसे तो आपके पास 150 मिनट्स होंगे, 150 क्वेश्चंस होंगे, लेकिन मैथ्स के लिए आप 40 से 45 मिनट समय जरूर ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी के लिए आप थोड़ा समय कम भी अगर देंगे। उसके बाद जो इंग्लिश है तो इंग्लिश या फिर संस्कृत है तो संस्कृत, जो उसमें पैसेज होता है ना उसको थोड़ा पढ़ने में टाइम लगता है और उन पे जो आधारित प्रश्न होते हैं उनमें थोड़ा सा समय लगता है। तो कोशिश ये करेंगे कि जो भी आप प्रश्न करें ज्यादा समय न लेते हुए, क्योंकि आपको सभी प्रश्न करने होते हैं, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है, इसलिए आप सभी प्रश्न करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए, आयशा के पास केवल ₹5 और ₹10 के सिक्के हैं। ठीक है, सिक्कों की बात की जा रही है। यदि उसके पास सिक्कों की कुल संख्या 25 और ₹160 का धन है तो उसके पास ₹5 और ₹10 के सिक्कों की संख्या बतानी है आपको। दोस्तों इस प्रश्न को और इसके आगे के प्रश्नों को हम अगले वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि ज़्यादा समय हो रहा है
और एक वीडियो आपका 25 मिनट से ज़्यादा का नहीं बनाया जाएगा, ठीक है, 25 से 26 मिनट का, ताकि जो भी चीज़ें हो ना आपको स्पष्ट होनी चाहिए और आप वीडियो को पूरा देख भी सकते हैं। ज़्यादा लंबा वीडियो होने पे फिर